हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज पॉलिटिकल साइंस की चला रही हूँ। पार्ट 1 तो इससे पहले मैं पार्ट 1 इसका ली थी, अब ये पार्ट 2 है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, मैंने बताया था आपको कि मैं हर दिन आपको कुछ अनुच्छेद बताऊंगी ताकि आपको धीरे धीरे सारे अनुच्छेद याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये तो पता होगा बट मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और जो अनुच्छेद इंक्लूड होते जाता है उसको क ख ग घ, तो जो नंबर है वो 395 ही रहता है। ठीक है, तो अभी आज मैं आपको भाग एक में जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसके अनुच्छेद को बताऊंगी। ठीक है, पहला भाग क्या है, संघ और उसके क्षेत्र। तो इसमें 4 अनुच्छेद दिए, 1 से लेके 4 तक दिया गया है। तो पहला अनुच्छेद क्या है, पहला अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दूसरा में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का, ठीक है, याद रखना। और दूसरा का क में लिखा है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तीसरा में है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाएं एवं नाम परिवर्तन। जो अभी जैसे तेलंगाना बना, झारखंड बना, ये सब किस अनुच्छेद के तहत बना, अनुच्छेद 3 के तहत बना। ठीक है, ये नया राज्य नहीं है, उसी राज्य को बांट के जो 2 राज्य बने तो वो अनुच्छेद 3 के अनुसार। और अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुशांसिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करके अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। यानी अनुच्छेद 4, 2 और 3 के बारे में उस बताता है। तो अनुच्छेद 3 काफी बार पूछा जाता है और अनुच्छेद 1 ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अनुच्छेद में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और जो नए राज्य बनते हैं, जैसे एक ही राज्य को 2 राज्य, जैसे तेलंगाना बना, चाहे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है फ्रेंड, सो और कल मैं ये संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, ये भाग 1 हो गया। कल मैं भाग 2 में नागरिकता है, उसमें 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद उसके अंतर्गत है। तो वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो फिर चलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपने क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो हम 25 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में कर चुके थे, आज क्वेश्चन 26 है। तो 26 क्वेश्चन में क्या है, भारत सरकार अधिनियम, देखो अधिनियम और प्रावधान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, या आप कहीं का एग्जाम दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, कोई भी, या तो आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो या टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, इवन ये अधिनियम से तो जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछता है, जो जीके पोर्शन होता है। ये तो जीके का जो अधिनियम ये सब है, ये तो जीके का भी पार्ट है। तो प्लीज फ्रेंड, अब मैं बताती हूँ। देखो, ये भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, फिर है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखो, सबसे पहला है ये भारत सरकार अधिनियम, ये होगा आपका ये दूसरा, भारत के राज्य और सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण। इसके तहत जो है पूर्ण शाही नियंत्रण हो गया। जैसे पहले तो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब 1858 के बाद जो ब्रिटेन की राजशाही है, उन्होंने अपने नियंत्रण में भारत को ले लिया था। ठीक है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी। तो 1958 के अधिनियम की तरह भारत राज्य सचिव का पूर्ण शाहीकरण हो गया। ठीक है, शाही नियंत्रण हो गया। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
तो 1861 में हो जाएगा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना। ये हो जाएगा बी का तीसरा हो गया। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो ये हो जाएगा आपको मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व। फोर्थ, और भारत सरकार अधिनियम 1919, पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल। अगर फ्रेंड्स आपको आता है तो मत लिखना, अगर नहीं आता तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटेड है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन या तो ये तो आपको ना 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। कभी सिर्फ 1958 के बारे में देता है, उसमें क्या हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो फ्रेंड। वी विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत हमें 5 रिट दिए गए हैं, जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों कोई भी लागू कर सकता है। उसी में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है। 5 रिट है ना, दिया गया है आर्टिकल 32 में। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 266 के तहत उच्च न्यायालय इसको क्रियान्वित करता है, ठीक है। तो पहला है यह किसी, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको वर्ड से ही इसका आंसर मिलेगा। देखो, यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जा सकती है जिसको किसी न्यायालय द्वारा अपराधी आरोप में कैद में रखा गया है। नहीं, यह किसी अभिलेख न्यायालय ने, अभिलेख न्यायालय संसद आवागमन की कार्रवाई में हस्तक्षेप के लिए नहीं। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिकाओं के स्वेच्छाकारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। इस याचिका से न्यायालय किसी व्यक्ति को कैद में रखने के कारण की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कारावास अवैध नहीं है तो उसे मुक्त नहीं कर सकता। तो देखो ऑप्शन सी है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में सत्य कथन यह है कि यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिकाओं के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। यह किसी व्यक्ति विशेष अथवा कारागार की हिरासत के निरुद्ध बंदी के व्यक्ति को स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह याचिका कार्यपालिका को चुनौती देती है यदि कार्यपालिका के किसी व्यक्ति को कानून के विपरीत हिरासत में लिया गया हो। अब यही जो मैंने आपको अभी पहले बताया वही दिया हुआ ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 रीजन का। इसमें ज्यादा नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय इसको लागू करता है। देखो, प्रथम 3 आम चुनाव के परिणाम से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एक निष्ठ नियंत्रण, एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहा था, ठीक है। तो दोनों सही, हमें पता है कि उस समय सिर्फ उन्हीं का था, तो दोनों सही करता और उसका व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन ए। फिर भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, पहले तो ये भी या तो कभी राष्ट्रपति को कालक्रमानुसार पूछ लेता, कभी उपराष्ट्रपति को, कभी लोकसभा अध्यक्ष को, कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है ना, जैसे अब सब तो आप उतना याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मतलब इस 4 ऑप्शन में जैसे बहुत पहले वाला आपको 2-4 याद हो, बाद वाला याद हो, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करके मतलब लगा सकते हो कि अच्छा ये तो पहले थे इनसे और ये तो बाद में थे। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन लग सकता है। सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। फिर हो जाएंगे आपके गुरदयाल सिंह ढिल्लो। फिर हो जाएंगे बलीराम भगत, फिर बलराम जाखड़, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठ है। तो मुंबई, इलाहाबाद, मुंबई,
और जबलपुर। मुंबई का नागपुर में है और जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश और ये यूपी। तो ऑप्शन ए देखो, मुंबई, इलाहाबाद, जबलपुर उच्च न्यायालय अपनी अपनी खंडपीठ भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में है, जबलपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, मुंबई का नागपुर और औरंगाबाद एवं पणजी गोवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया है? तो लोक विज्ञान और लोक विधि, उनके अनुसार लोक विज्ञान और लोक विधि, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वी गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के पारंपरिक या मैकेनिस्टिक यांत्रिक सिद्धांत मूलभूत विचारों को निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? क्या संगठन के पारस्परिक, तो कौन सा नहीं? यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, अनौपचारिक। ठीक है, देखो ऑप्शन मैं पढ़ती हूँ फिर से। यह मानव संबंध के बारे कौन सा सही नहीं है पूछना, ठीक है, कौन सा एक भाग नहीं है? देखो ये वाला, देखो ये नहीं पूछा है। मैं हमेशा आपको जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तो आप क्वेश्चन पे ये बिल्कुल ध्यान देना कि क्या नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। इसमें ही सिली मिस्टेक बच्चों से हो जाती है, क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, जो जो मिस्टेक्स एग्जाम में होता वो मैं आपको पॉइंट आउट करते जाऊंगी, ठीक है, ताकि आपसे जो ये सिली मिस्टेक है वो कम से कम हो। ठीक है, अब देखो यांत्रिक पूछ रहा है, ठीक है, पारंपरिक या मैकेनिक या यांत्रिक जो भी कहो, ठीक है। यह मानव संबंध के बारे में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। यह आर्थिक प्रोत्साहकों इंसेंटिव्स टिक्स को एकमात्र प्रेरक कारक मानता है, इंसेंटिव होगा प्रोत्साहकों, ठीक है। यह संगठनात्मक व्यवहार की बारीकी की उपेक्षा करता है। यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व, अनौपचारिक नहीं औपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, ये होगा। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यह अनौपचारिक संबंधों को कम महत्व देता है। अगला है OECD के आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन के किन भागों की पहचान नहीं है? देखो, IECD के आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन के किन भागों की पहचान नहीं है? भागीदारी आधारित विकास, कड़ा अंकेक्षण, मानव अधिकार, लोकतांत्रिकरण। तो देखो ये सब में आपको मिलता जुलता ये लग रहा है, ये थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाए, ठीक है फ्रेंड। देखो, OECD की आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन के अंतर्गत कड़े अंकेक्षण को शामिल नहीं किया गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक, देखो इसका क्या है मतलब ये फुल फॉर्म क्या है? OECD का ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का गठन मौलिक रूप से वर्ष 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन नामक संगठन के रूप में हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन नामक संगठन के रूप में हुआ, ठीक है। क्या है इसमें वर्तमान में 38 सदस्य हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये आर्थिक सहायता उनके सदस्य देशों द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपको वर्ड से साइबरनेटिक्स, ये तो आप अगर ये क्वेश्चन जो संप्रेषण वाला, ये आपको यूनिट 1 UGC नेट यूनिट 1 में भी ये पार्ट है। तो साइबरनेटिक्स का क्या तात्पर्य है? तो ये है नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान, नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। संप्रेषण का कौन दिए थे? कार्ल डाइच दिए थे संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभावोत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी? तो ये किए थे चेस्टर बर्नार्ड। क्या एक मूलभूत पूर्व आवश्यकताओं के रूप में प्रभावोत्पादक संप्रेषण की हिमायत कौन किए थे? चेस्टर बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करती है? ये बोले थे आपको बेरी बोजमैन ने बोला था। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर आपको नया लगता है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। लोक प्रशासन, ये जैसे अलग अलग डिवाइड, लोक प्रशासन भी हमारे पीजीटी में पार्ट है, नेट में है अगर हायर दे रहे हो तो। हाँ, ये अगर लोक प्रशासन के क्वेश्चन टीजीटी में अगर पूछे नहीं नहीं मतलब सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ UD-SSB में एक बार पूछा था पोस्ट कॉर्ड किसने दिया, तो एक दो क्वेश्चन जैसे बहुत डीप से तो नहीं आता है लोक प्रशासन के, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन तो आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें नियम एवं विनियम बनाने के कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। रीजन है जॉन एफ फिफ्नर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभागों के एकल मुखिया को वरीयता देते। अब देखो, ये तो बात है कि इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये असर्शन रीजन शायद आप ना कर पाओ, ये मैं मानती हूँ। हर असर्शन रीजन करना है। देखो, असर्शन रीजन कुछ असर्शन रीजन तो होते हैं जो पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि नहीं ये दोनों तो नहीं है, लेकिन आपको अगर फिफ्टर के बारे में आप जानोगे तब कर पाओगे। तो इसका आंसर है बी, दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन। ये तो हो गया। देखो, ये क्या बोल रहा, कुछ विभागों की शुद्धि प्रशासनिक कार्य से संबंधित है लेकिन विधान है, और ये फिफ्नर के बारे में बता रहा है, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, इस ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों अगर आपको अलग लग रहा है तो ऑप्शन बी लगा दो। ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन बहुत बार आपका ये ऐसा क्वेश्चन असर्शन रीजन का सही हो जाएगा। और ये दोनों एक्सप्लेन कर रहा है वो तो आपको पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि वो जो ऊपर बोल रहा है वही नीचे उसकी व्याख्या कर रहा है, उसी के से संबंधित बोल रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाता है। मतलब दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। देखो, डंगन ब्लैंक, एंथनी डोवास, जेम्स बुकानन और केनेथ एरो के बीच क्या समान है? अब ये सब कौन है? तो ये सब जो है ये सभी लोक प्रशासन एवं लोक चयन सिद्धांत के पैरोकार है। मतलब ये सभी लोक प्रशासन में लोक चयन के पैरोकार है। ये सब कौन? डंकन, एंथनी डोवास, जेम्स बुकानन, केनेथ एरो। देखो, तो ये आप मेडिकल नाम लिख के इसके आगे लोक चयन सिद्धांत लिख लो। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है आपका, बुक है और ए थिंकर है। अब बुक और थिंकर के लिए तो आपको लिख के बार बार उसको देख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें हो सकता है, आई थिंक डाइसी को आप जानते होंगे, एबी डाइसी को, फ्रैंक जे गुडनाउ, जेम्स हर्ट, W.A. रॉबसन। तो सबसे पहले मैं क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक का थ्री जेम्स हर्ट। फिर है जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो है आपका रॉबसन, W.A. रॉबसन। फिर एक कॉपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, C का है आपको गुडनाउ, फ्रैंक जे गुडनाउ। और इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका एबी डाइसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसको लिख लो फ्रेंड, मैं इसको मिला दी हूँ, आप इसको लिख लो, वीडियो को रोक के आप लिख लो। ठीक है, अगला है कमेटीज, कमीशन एंड रिपोर्ट। जो जो कमेटी
का सही कालक्रमानुसार बताइए। ये भी कमेटीज भी पूछती, लेकिन हाँ अब देखते हैं इसमें कमिटीज का क्या क्या कालक्रमानुसार है। ठीक है, तो एचिसन कमीशन, ग्लैडस्टोन कमिटी, ब्राउन लॉ कमिटी, मास्टर मैन कमिटी। तो देखो एचिसन कमिटी कब आया था? 1886-87 में। ग्लैडस्टोन कमिटी 1999 में। ब्राउन लॉ कमिटी आया था 1936 में। मास्टर मैन कमिटी आया था 1940 1949 में। कौन? तो ये कमिटी एचिसन कमिटी तो पूछता है। ग्लैडस्टोन भी कमिटी बहुत मतलब पॉपुलर है। ये दोनों थोड़ी सी नहीं है, तो आप लिख लो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगर आप लिखते हो तो नहीं तो आप 2-3 बार मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं होता तो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब ध्यान आ जाता है। तो आप 2-3 बार मतलब एक बार देखो, आप एक बार नॉर्मल वीडियो सुनो, एक बार 2x पे या थोड़े से स्पीड बढ़ा के सुनो ताकि आप जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। वैसे 2-3 बार सुनोगे ना, जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, एक बार कान में लगा लिया, लीड ईयरफोन लगा लो फिर सुन लो, वैसे ही आपको सारे मतलब याद हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन है आपका 41। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? तो ये बोल रहे थे सुसन स्ट्रेज। तो क्या बोले? वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजुला टू बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? ये बोले थे स्टीफन वॉल्ट। एक बार फिर से मैं बताती हूँ क्या। यथार्थवाद के बौद्धिक उपकरण मंजूसा टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहे ये। और यथार्थवाद के शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? हेंस जे मैर्गनथाउ। अगला क्वेश्चन 43 है, शक्ति संतुलन प्रणाली की मूलभूत नियम नहीं है जो संतुलन करने की प्रक्रिया में संलिप्त है। कौन सा नहीं है? तो देखो कोई भी एक्टर या गठबंधन जो वर्चस्व ग्रहण करने का प्रयास करे उसको बाधित किया जाना चाहिए। राज्य क्षेत्र के अर्जन अपनी जनसंख्या में वृद्धि और में आर्थिक रूप से विकास कर अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहते हैं। लड़ाई की तुलना में वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना बेहतर है। अन्य राज्यों को संभावित शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। तो ये नहीं है नियम के अंतर्गत, बाकी ये तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलाने के लिए है। मैकक्लीन या मैकमिलन, मॉर्गनथाउ, जॉर्ज स्वानबर्ग और वॉन डाइक। तो देखो आपको आई थिंक इन मॉर्गनथाउ का पता होगा। ठीक है, तो देखो मॉर्गनथाउ क्या बोलते हैं। देखो पहला है, मैकलीन और मैकमिलन क्या बोलते हैं? शक्ति वह क्षमता है जो व्यक्ति से वह कार्य करवाती है जिसको अन्यथा उन्होंने नहीं किया। मॉर्गनथाउ क्या? अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्य पर शक्ति नियंत्रण को शक्ति के रूप में परिभाषित। देखो शक्ति की बात जहां आएगी ना, यथार्थवाद में शक्ति मतलब ये कीवर्ड है इनका, समझे, थिंकर का। तो आपको देखो अगर हमें ये भी आता, मैं देखती हूँ चलो क्वेश्चन को, अगर हमें आता सिर्फ कौन सा बी का आता हमें ये, हाँ बी का थ्री तो दो, हमें दो कम से कम पता होना चाहिए। देखो ए का ये फोर था, अब सी डी क्या थे? सी क्या थे?
सी है वॉन डाइक। वॉन डाइक बोलते हैं राज्य की पूर्ण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि अन्य राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति की स्थिति गिनी जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार सुन लेना। तो इसमें देखो, ये तो 2-3 बार सुन के आपको याद हो जाएगी, इतनी बड़ी तो लिखना मत, आप 2-3 बार सुनना तो याद हो जाएगा। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार, हाँ ये भी पूछता है इसका चार्टर, यूएनओ का चार्टर किसी किसी में पूछता ही है, यूएन का चार्टर, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है। तो देखो चार्टर 25 में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। अनुच्छेद 3। अब देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। देखो संयुक्त राष्ट्र 25 के अनुसार सुरक्षा परिषद निर्णय का अंगीकार करने के लिए है। चार्टर की प्रस्तावना में 19 अध्याय सहित, देखो 19 अध्याय हैं। चार्टर मतलब वही संविधान, वहाँ को चार्टर बोलते हैं उसको, वही संविधान हो गया वहाँ का जिसमें अनुच्छेद दिए गए। देखो ये 19 अध्याय सहित 111 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 111 अनुच्छेद है। और 25 में क्या बोला गया ये तो हो ही गया। ठीक है, देखो 34 अनुच्छेद 34 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है। मतलब 24 में क्या है, प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है सुरक्षा के लिए। और 34 में क्या है, सुरक्षा परिषद किसी भी विवाद अथवा स्थिति की जांच पड़ताल कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के रूप ले सकती है अथवा जिसमें कोई दूसरा विवाद उठ सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसका शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है आर्थिक रूप से? तो रोम स्टेच्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये नहीं है, बाकी ये है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ये सब अब आईआर का क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आईसीजे के बारे में आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में 18 जुलाई 1908 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को संविधिक और अंगीकृत किया गया था। हाँ यही गलत हो गया। ठीक है, गलत पूछा इसलिए ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं है, बाकी तो पता नहीं था लेकिन ये नहीं है इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की महासभा निम्नलिखित में से किस वर्ष को विकलांग व्यक्तियों के आधिकारिक एवं कन्वेंशन अधिकृत किया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष किस रूप में मनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को किस रूप में मनाया गया? तो ये विकलांगों के व्यक्ति 2006 में मनाया, अंगीकृत किया। अगला है 49। अब ये क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की समितियां और समितियों से संबंधित मामले। देखो प्रथम समिति, द्वितीय, तृतीय, चौथा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन जैसे ऐसे आप तो इतनी डीपली नहीं पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगी कि 4 समिति क्या क्या करती है संयुक्त राष्ट्र की। तो सबसे पहला है प्रथम समिति क्या करती है? प्रथम समिति आपको निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करती है। दूसरा समिति क्या करती है? आर्थिक और वित्तीय। ठीक है। तीसरी समिति आपको सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। चतुर्थ समिति क्या करती है? विशिष्ट राजनीतिक एवं वैश्वीकरण। 50 क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। क्या है असर्शन रीजन? देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीतिक में परिवर्तन का सूचक था। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैचारिक राजनीति के परिवर्तन का सूचक था। उसका रीजन बताता है धार्मिक कट्टरता सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा करता है। तो ये समझ में, ये दोनों, धार्मिक कट्टरता सुरक्षा के प्रति खतरा, ये तो पता, ये तो होता है भाई। तो ये दोनों तो सही है, बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय।